नमस्कार, चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति शाही सिंह। अपने बेतुके और विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले राहुल गांधी ने एक और बयान दे दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पीएम मोदी से बातचीत के बाद सरेंडर किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि ट्रंप की मध्यस्थता से ही भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ है। आपको बताते चले कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही विपक्ष के नेता सवाल खड़े कर रहे हैं। सीज फायर को लेकर भी कांग्रेस के तमाम नेता सवाल खड़े कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की जानकारी दुनिया के तमाम देशों को देने के लिए एक डेलीगेशन, यहां से 7 डेलीगेशन बाहर भेजे गए थे और उनमें कांग्रेस के भी कई नेता शामिल हैं, जो दूसरे देशों में भारत की बात को मजबूती से रख रहे हैं और पाकिस्तान और आतंकवाद का जो चेहरा है वो बेनकाब कर रहे हैं और साथ ही साथ भारत की जमकर तारीफ भी कर रहे हैं। लेकिन ये बात भी कांग्रेस को रास नहीं आ रही है और कांग्रेस अपने ही नेताओं से नाराज नजर आ रही है। कांग्रेस के इस रवैये से विदेशी धरती पर गए कांग्रेस के बड़े नेता भी सीधे तौर पर नाराज नजर आए। राहुल गांधी के इस बयान के बाद बीजेपी ने भी पलटवार किया है। सबसे पहले आपको सुनवा देते हैं कि बीजेपी के नेताओं ने राहुल गांधी के इस बयान को लेकर, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा है कि ट्रंप की मध्यस्थता की वजह से ही सीज फायर हुआ और साथ ही साथ उनके कहने पर ही जो सरेंडर है वो किया गया। अब बीजेपी के नेताओं ने इस पर क्या पलटवार किया है, पहले आप वो सुन लीजिए। जिस प्रकार से हमारी सेना के द्वारा दिखाए गए अप्रतिम शौर्य और सेना के अधिकारियों द्वारा, जिसमें डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन, डायरेक्टर जनरल एयर ऑपरेशन, डायरेक्टर जनरल नेवी ऑपरेशंस थे, उन्होंने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का विवरण दिया है, उसको सरेंडर से तुलना करना यह दर्शाता है कि यह मानसिकता कितनी रोगी और कितनी खतरनाक हो चुकी है। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि नेता प्रतिपक्ष मर्यादा छोड़ करके जिस भाव से बोलते हैं वो न केवल उनकी इज्जत खराब कराते हैं बल्कि पूरे देश की संस्कार के भी विरुद्ध बात करते हैं। पहले अपनी दादी के लिए जिस प्रकार से जूते पहन के फूल फेंक के जाते हैं, उसी प्रकार से सुश्री प्रधानमंत्री के लिए जो उन्होंने शब्द बोले हैं और जिस ढंग से ट्रंप की बात की है, ये उनका एक तरह से हल्कापन सबके सामने आता है। मैं निंदा करता हूं। जब सभी एमपीस एक साथ मिलकर एक बात रख रहे, एक आवाज में बात कर रहे, तो राहुल गांधी जी को समझ जाना चाहिए कि आज ऐसी परिस्थिति में अगर आपको टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़नी है तो वहां पर पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। तो राहुल गांधी के इस बयान के बाद कई तरह के जो सवाल हैं वो खड़े हो रहे हैं और जाहिर तौर पर बीजेपी भी अब पलटवार हो गई है। राहुल गांधी के इस बयान के बाद जो सबसे पहला सवाल है वो ये उठता है कि क्या राहुल गांधी को सेना की बातों पर भरोसा नहीं है। सवाल नंबर 2, विरोध की भाषा कब सेना के दुश्मन की भाषा हो गई। और अगर सवाल नंबर 3 की बात करें तो राहुल गांधी मोदी विरोध में क्या देश विरोध पर उतर आए हैं। सवाल नंबर 4, क्या राहुल गांधी को अपने ही सांसदों के बयानों पर भरोसा नहीं है। और सवाल नंबर 5, राहुल गांधी किस आधार पर अमेरिकी मध्यस्थता की बात कर रहे हैं। कई सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। चर्चा में आज इसी को लेकर बात करेंगे। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं उनसे आपका परिचय करा दूं। आज मेरे साथ स्टूडियो में कुछ खास मेहमान मौजूद हैं, लेकिन उसके पहले जिस तरीके से बार बार राहुल गांधी सवाल खड़े कर रहे हैं, उसको लेकर यहां पर बार बार जिस तरीके के बयान दे रहे हैं, सवाल तो ये खड़ा होता है कि क्या राहुल गांधी को सेना पर भरोसा नहीं है। क्या राहुल गांधी को देश के प्रधानमंत्री जो बात देश के सामने रख रहे हैं उन बातों पर भरोसा नहीं है। इसलिए यहां पर यह भी जरूरी हो जाता है कि सीडीएस ने क्या कुछ कहा है भारत के। पहले आपको वो सुनवा देते हैं और उसके बाद अपनी चर्चा को शुरू करेंगे। Pakistan on 10th of May at about 1 a.m. Its aim was to get down India to its knees in 48 hours. Multiple attacks were launched, and in some manner they have escalated this conflict, which we had actually hit only terrorist targets, but also into the military domain. From their perspective, it would have been rational in the sense they would have said that you used military means to hit these targets. But it was also rational on their part, operation which they thought they'll continue for 48 hours, folded up in about 8 hours.
and on 10th, when they picked up the telephone and said they wanted to talk. तो तीनों सेनाओं के प्रमुख अनिल चौहान का बयान आपने सुना, किस तरह से उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर तमाम तरह की चीजें और सीज फायर को लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, सबसे पहले उनसे आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अजय चतुर्वेदी जी, रक्षा विशेषज्ञ हैं, मेजर जनरल रह चुके हैं, और साथ ही साथ जेपी पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, और अपर्णा दीक्षित हमारे साथ जुड़ रही है, बीजेपी की प्रवक्ता है। नमस्कार, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। सबसे पहले जेपी पांडे जी, अब राहुल गांधी जो है उन्हें कितने सबूत चाहिए, क्यों बार बार वो इस तरह के बयान दे रहे हैं? अब एक बार फिर से उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर ही जो सीज फायर है वो किया गया, सरेंडर किया गया। देखिए दीप्ति जी, राहुल जी ने कुछ भी ऐसा नहीं कहा जो उन्होंने मौलिक रूप से सवाल उठाया हो। डोनाल्ड ट्रंप जी ने मध्यस्थता करी है, वो 11 बार, आज के डेट में 11 बार अलग अलग मंचों से खुद ट्रंप दावा कर रहे हैं। अब सवाल है कि हमारे प्रधानमंत्री जी जो जैसी की तैसी भाषा में बोलते हैं, अभी कानपुर में उन्होंने कहा था कि हम प्रतिपक्षियों को या भारत के शत्रु राष्ट्रों को हौंक देंगे। तो सवाल ये है कि पाकिस्तान हमारा सरहदी कहिए कि शत्रु हो सकता है, लेकिन हमारी जो संप्रभुता की पॉलिसी रही है, गुटनिरपेक्षता की पॉलिसी रही है, हम किसी के सैटेलाइट स्टेट कभी रहे ही नहीं। भारत ने 1965 में, उससे पहले भी, चाहे 62, 65, 71 में हमेशा अमेरिका प्रयास करता रहा। PL 480 का प्रतिबंध भी लाल बहादुर शास्त्री झेले, भूखो भारत रहा, लेकिन कभी हमने मध्यस्थता नहीं कबूल की। तो सवाल है कि एक बार प्रधानमंत्री मोदी जी देश के मुखिया के बतौर, प्रधानमंत्री बतौर, अमेरिका को औपचारिक रूप से कह देंगे कि ये झूठ बोल रहे हैं, और ट्रंप कोई नया झूठ बोल रहे हैं। वाशिंगटन पोस्ट ही पिछली बार लिखा था कि दिन में 20 बार झूठ बोलता है वो आदमी। हमारी सहानुभूति ट्रंप से क्यों होगी? हम तो जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री वो सबके हैं, मोदी जी के साथ हैं। तो ये सवाल राहुल जी का थोड़ी है, राहुल जी के कहने से नहीं कुछ फर्क है, लेकिन ट्रंप, हम माने न माने, विश्व की सबसे बड़ी शक्ति है, और मोदी जी के तो बड़े अच्छे मित्र रहे। नमस्ते ट्रंप के लिए करोड़ों रुपया बर्बाद किया गया, तो याराना भी है। तो भाई उनको समझा लो, क्यों देश की मतलब बेइज्जती कर रहे हैं दुनिया भर में। पहली बात तो ये है। दूसरा जो विरोध का बात है कि सर्टिफिकेट या सरेंडर जिसके नाम पे आज पीसी कर रहे हैं प्रवक्ता लोग भाजपा के, तो राहुल जी ने साफ साफ ये कहा कि नरेंद्र मोदी, अब जाहिर बात है कि इसी डिबेट में भी नेहरू का नाम लिया गया, इंदिरा का नाम लिया गया, तो नरेंद्र भारत के पर्याय नहीं है। अगर नरेंद्र मोदी पे कोई सवाल उठाया जाता तो भारत की सेना कहां से आ जाती है? राहुल गांधी या किसी कांग्रेस का प्रवक्ता इतना अपरिपक्व नहीं है कि भारत की सेना पे सवाल उठाएगा। लेकिन जेपी जी, आप एक बात बताएं, ऑपरेशन सिंदूर जिस तरीके से किया गया वो भारतीय सेना के द्वारा ही किया गया, पूरी दुनिया ने देखा किस तरह से वो सफल रही। तो क्या वो तमाम जो सेना के लोग हैं उनका मनोबल नहीं गिरा रहे इस तरह का बयान देकर? पीएम मोदी थोड़ी गए थे बॉर्डर पे लड़ने, सेना गई थी ना लड़ने, सेना ने कार्रवाई की थी, ऑपरेशन सिंदूर किया था। तो ये सरेंडर शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं कि मतलब सेना ने जो है सरेंडर कर दिया? इसलिए कि सदन में अमित शाह जी का बयान है, तमाम लोगों का है कि 3 दिन और अगर ऑपरेशन चलता, सीज फायर नहीं होता, युद्ध विराम नहीं होता, तो पीओके ले लेते, लाहौर ले लेते। तो ये राहुल जी का ये संदर्भ, जब हम जीत रहे थे युद्ध, तमाम रक्षा विशेषज्ञ, अभी रक्षा विशेषज्ञ चतुर्वेदी जी हैं, इनसे भी पूछ लीजिएगा, जब हमें बढ़त हासिल थी तो हम निर्णायक युद्ध के पहले रोक दिया गया, उसका कारण स्पष्टीकरण नहीं किया जा रहा। अगर वो साफ साफ बता दें कि नहीं, यूक्रेन की तरह, चूंकि सारी महाशक्तियां धीरे धीरे हमारा साथ छोड़ दी, अमेरिका तो साफ साफ शत्रु राष्ट्र की भूमिका में आ गया, चीन का एक मोर्चा था, हम समझ लेंगे, हम साथ रहेंगे। लेकिन स्वाभाविक सी बात है कि जब हमें बढ़त थी, किस कारण से रोका गया, और वो सदन में बता, जब भारत में युद्ध पहले भी 62 में हुआ तो भी सदन को बताया गया। आप बताइए। खुद पीएम मोदी, देश के प्रधानमंत्री, कह चुके हैं कि पाकिस्तान ने फोन करके सीजफायर की बात रखी थी, क्या उस पर भी भरोसा नहीं करेंगे? चलिए अपर्णा हमारे साथ है, अपर्णा जी हमारे साथ है। अपर्णा जी, आप जवाब दें। देखिए दीप्ति जी, सेना द्वारा, डीजीएमओ द्वारा बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमें बताया गया कि हमने इस देश में भी आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई भी पाकिस्तान में जो मारा था, वो चीज को हमने पूरी दुनिया में प्रदर्शित किया, पूरी दुनिया को बताया कि हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। और सेना द्वारा अपर्णा
जी आपका ऑडियो हमें सही से मिल नहीं रहा है। अपर्णा जी, एक बार फिर हम आपके साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं, एक बार फिर से कनेक्ट करते हैं। आपका ऑडियो क्लियर नहीं मिल रहा है। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ हैं अजय चतुर्वेदी जी हैं। अजय चतुर्वेदी जी, जब इस तरह के सियासी बयान सामने आते हैं तो क्या सेना का मनोबल ऐसे बयानों से गिरता नहीं है? जिस तरीके से देखिए भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, सरेंडर शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या सेना का मनोबल नहीं गिराते इस तरह के बयान? देखिए, दो एक चीज़ें हम लोगों को समझ के रखनी चाहिए। पहली चीज़, सेना में आधे से ज़्यादा लोग सुनते ही नहीं कि क्या कौन क्या बोल रहा है। पॉलिटिकल लीडर को वो सुनते सुनाते नहीं हैं। उनको कुछ ऑब्जेक्टिव दिए गए और वो देखते हैं उसके अगेंस्ट कि भाई उन्होंने जो काम किया क्या उसका उन्होंने पूरा पालन किया और उसमें क्या सफलता मिली। पहला ऑब्जेक्टिव उनका था कि जो उनके जो आतंकवाद के अड्डे हैं उनको समाप्त किया जाए। तो 9 अड्डों को 6-7 की रात में किया गया। तो अगले दिन जो ब्रीफिंग हुई उसमें विक्रम मिश्री साहब ने ये बड़ा क्लियर बता दिया कि हम लोगों ने वही किया और उसके बाद हमने उनको खबर भी कर दी कि आपने हमारी तरफ से ये ऑपरेशन समाप्त है। लेकिन पाकिस्तान नहीं जाएगा, उसने अगले दिन फिर किया। तो जो उसके बाद जो कुछ भी वो करते रहे, हम लोगों को ये था कि फौज जो है वो रिएक्ट करेगी और उसमें उन्होंने 6-7-8 और 8-9 की रात में सिर्फ डिफेंसिव ऑपरेशन किए। लेकिन इतनी देर में हमको आईएसआर के हिसाब से कुछ इंफॉर्मेशन मिली कि शायद पाकिस्तान कोई बड़ा हमला करने की कोशिश कर सकता है। तो जो 9-10 की रात थी उसमें हम लोगों ने 1 बजे के बाद जो किया उससे उनकी नींद उड़ गई। एंड ये अपने आप में शहबाज शरीफ ने जा करके ये अजरबैजान में ये चीज़ कबूल की है। उन्होंने बताया कि हमारे बगल में हमारे फील्ड मार्शल बैठे हैं, इन्होंने कहा था कि हम लोग फजर की नमाज के बाद हमला करेंगे। लेकिन फजर की नमाज के पहले ही इस बुरी तरह से उनके जो तो पहले तो आ रहा था कि 11 ठिकाने, कल का जो उन्होंने डॉसियर दिया उसके हिसाब से तो 8 और ठिकाने उसमें जोड़ दिया, 18 ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। और यहाँ कहाँ तक दिखा दिया कि नूर खान तक हम पहुंच गए, ये दिखाने के लिए कि भाई अगर आप चाहो तो आपके हेडक्वार्टर और आपके इस्लामाबाद को भी हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अटक जहाँ की आपका काकुल में आपकी जो एकेडमी है उसको ख़त्म कर सकते हैं। जेकोबाबाद में जहाँ की F-16 है वो हम ख़त्म कर सकते हैं। जो आप साउथ में अगर जाओ तो जो सक्कर और हैदराबाद वहाँ पे भी हम कर सकते हैं। बुलारी में जहाँ जहाँ उनके एवैक्स थे वो ख़त्म कर दिए। तो ये सब के चलते उसके बाद मुनीर साहब ने शहबाज शरीफ साहब को फ़ोन किया कि साहब हमारा तो उन्होंने कचरा कर दिया, अब हम हमले की हालत में नहीं है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव तो उसी वक्त सफल हो गया था कि जो हमको टास्क दिया गया था फौज को वो उन्होंने पूरा कर दिया। ठीक है। तो इसलिए जब पाकिस्तान ने, चाहे उसमें ट्रंप साहब अपना क्रेडिट ले चाहे डिस्क्रेडिट ले, उनको बता दिया गया अमेरिका को भी कि भाई साहब आपको याद कीजिए कि 10 तारीख को सुबह जो रूबियो हैं, उनके मार्क रूबियो, उनसे और मुनीर की बात हुई है जिसमें कि ये हुआ। तो उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान से जो मैसेज गया था उनको, रूबियो को, कि भाई हम नहीं बात करेंगे, उनके डीजीएमओ हमारे डीजीएमओ से बात करें तभी कुछ होगा। तो इसलिए उन्होंने 1 बजे किया, उसका जवाब नहीं दिया गया। 3 बजे उनको जवाब दिया गया कि भाई ठीक है, अगर आप चाहते हो कि हम लड़ाई आगे ना बढ़ाएं तो ठीक है। तो ये एक हमारा जो ऑब्जेक्टिव था भारत का वो पूरी तरह से मीट हो गया था। नाउ जो ये लोग एक प्रश्न आ रहा है बार बार कि हम लोग जीत में थे तो हम लोग पीओके पे कब्जा कर लेते थे। मेरे ख्याल में मिलिट्री हिस्ट्री हम लोगों को थोड़ा और पढ़ना चाहिए। एक होस्टाइल कंट्री में अगर आप घुसोगे, आपको मालूम है कि अभिनंदन के साथ क्या हुआ था, कि वहाँ के लोगों ने उनको जो है आराम से नहीं, उनके साथ जब उनका प्लेन गिरा था तो की थी। तो इसलिए ये उम्मीद करना कि आप 3 दिन में कब्जा कर लोगे पीओके पे, आई थिंक वी नीड्स लिटिल मोर डेलिब्रेशन। एंड ये हम लोगों को सोचना चाहिए कि हम लोगों को एक अटल जी का, इसमें मैं एक स्टेटमेंट आपको याद दिलाता हूँ, उन्होंने किससे बोला था, एक रिपोर्टर ने उनसे कहा था, उन्होंने कहा कि लड़ाई में जाना पराक्रम के समय कहा था पॉसिबल है, लेकिन जरूरी ये है जानना कि हम लड़ाई से बाहर निकल सकते हैं। तो ये जो हम लोगों ने किया, हमारे जब ऑब्जेक्टिव मीट हो गए हैं
तो हम क्यों आगे लड़ाई को बढ़ाएं, एक ये बहुत बड़ा सवाल है और ये हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। और अब डॉसियर वो दे रहे हैं, पाकिस्तान बता रहा है कि हमारा क्या हाल हुआ, जितने इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर हैं वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान का हम लोगों ने क्या बुरा हाल किया। तो इसलिए हम लोगों को लड़ाई जीत में भी थोड़ा ग्रेसफुल होना चाहिए। बिल्कुल। और देखिए, युद्ध जो है किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, पूरी दुनिया को ये बात पता है। आपने विक्रम मिस्री का जिक्र किया, विदेश सचिव है, उन्होंने क्या कुछ कहा था उस दौरान, एक बार पहले वो सुनवा देते हैं और फिर अपर्णा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनसे सवाल ले लेंगे। डीजीएमओज के बीच जो पिछले कुछ दिन से चल रही सैन्य कार्रवाई को रोकने का समझौता आज शाम को हुआ था, पिछले कुछ घंटों से इस समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है और इस सीमा अतिक्रमण से निपट रही है। ये अतिक्रमण अत्यंत ही निंदनीय है और पाकिस्तान इनके लिए जिम्मेदार है। तो देखिए, सीज फायर के बाद भी पाकिस्तान जो था उसका उल्लंघन कर रहा था, बावजूद इसके कि सीज फायर के लिए जो शुरुआत है वो पाकिस्तान की ओर से हुई थी। अपर्णा जी देखिए, तमाम सबूत हैं सामने, लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस के नेता लोग, खासतौर से राहुल गांधी की अगर बात करें, जिस तरह का बयान वो दे रहे हैं, लगातार इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं। देखिए, जब से ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ है तब से इस तरीके की अनर्गल बयानबाजी लगातार देखी जा रही है कांग्रेस की तरफ। भले ही वो नरेंद्र मोदी जी की एक गायब वाली तस्वीर पोस्ट कर दी जाती हो जिसमें कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं द्वारा बोला गया कि इसको हटा दिया जाए, लेकिन सुप्रिया सिंह द्वारा जो सोशल मीडिया हैंडल करती उन्होंने नहीं हटाया, बहुत ही प्रेशर बनाने के बाद हटाया। ऐसा ही आपके अजय भट्ट जी ने राफेल का मजाक उड़ाया जो बहुत ही शर्मनाक था, निंदनीय था। जब ऐसी स्थिति हो तो आप कहते तो ये है कि आप खड़े हुए हैं सरकार के साथ, लेकिन आप खड़े कहाँ हैं? आप हमसे बात कर रहे हैं सरेंडर की। जरा आप मुझे एक बात बताइए, क्या आपने अपने नाम को सरेंडर नहीं किया? आपने गांधी क्यों लगाया? शुरुआत से आपने सियाचिन में 1971 में आपने बिना लड़े चाइना को जमीन समर्पित कर दी, आपने सरेंडर नहीं किया क्या? आपने आतंकवाद के सामने सरेंडर नहीं किया था क्या? शर्म उल शेख में सरेंडर नहीं किया आपने? सरेंडर आपने खुद लड़ाई जीती थी, शिमला टेबल पर आपने सरेंडर किया था, जल सिंधु समझौते पर आपने सरेंडर किया था, हाजी पीर दरगाह सरेंडर किया था, छम्ब सेक्टर का 160 किलोमीटर का इलाका सरेंडर किया था, 1962 की लड़ाई में सरेंडर किया। पढ़ लिया, स्क्रिप्ट पढ़ लिया। आपकी तो पूरी लिस्ट है। आप सेना का मनोबल आखिर क्या आप पाकिस्तान की तरफ से खेल रहे हैं? राहुल गांधी जी, आप एक एलओपी हैं, आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं इस देश के, आपको इस तरीके की बयानबाजी से तो बचना चाहिए। आप बहुत ही जिम्मेदार बयान दीजिए, न कि इस तरीके के आपकी बयानों को बाकायदा पाकिस्तान कोट करता है विदेशी मीडिया के सामने, यूएन काउंसिल में जाके आपको कोट करता है। तो आप आखिर खेल किधर से रहे हैं? बैटिंग आप कर किधर से रहे हैं? आप उनका मनोबल बढ़ाने का काम करते हैं, देश की सेना का मनोबल घटाने का काम कर रहे हैं। जाहिर सी बात है दीप्ति जी, इन बयानों को लेकर पूरे देश में एक रोष पैदा होता है और ये अपने आप में खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं और ये साबित कर देते हैं कि इन्होंने विदेशी लोगों के सामने किस तरीके से सरेंडर किया है, वो चाहे जो भी हो, जिस हिसाब का हो, जिस रूप में हो। तो हम और नरेंद्र मोदी जी तो युद्ध लड़ने गए नहीं थे, शुरुआत में आपने भी कहा था। तो आने वाले भविष्य में आप किस तरीके की नींव चाहते हैं? आप पाकिस्तान की तरफ से बैटिंग करोगे तो आपको देश आपके हाथ में कैसे दे दिया जाए? क्या देश सुरक्षित हो? लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। आप एक एलओपी होने के नाते जब बयानबाजियों से नहीं बच पाते, आपकी नेता विधानसभा में जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, तो आप समझ सकती हैं कि ऐसे कितने बयानों से बचने की लोगों को जरूरत है जो कि भविष्य के लिए खतरा हो सकते हैं, पाकिस्तान के लिए मनोबल बढ़ाने का काम हो सकते हैं। हमारी सेना जो आप पहले उनको आदेश हुआ करता था कि हमें सफेद झंडे दिखाने, उधर से सीज फायर उल्लंघन होता रहे, ऐसे मनोबल को बढ़ाने का काम अगर किसी ने किया है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और हमारे डिफेंस सिस्टम ने जिस हिसाब से आगे बढ़े, हमारी सेना को मजबूत और सक्षम बनाने का जो काम किया है, पहले से बहुत ज्यादा। ठीक है, ठीक है अपर्णा जी, आपने जिक्र किया कि एक तरफ तो आप कहते हैं देश के साथ खड़े हैं और वहीं दूसरी तरफ इस तरह के बयान सामने आते हैं। तो पहले अपने दर्शकों को जरा वो वाला बयान सुनवा देते हैं जब मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी साथ में मौजूद थे और उन्होंने खुलकर ये बात कही थी कि हम देश के साथ खड़े हैं। क्या कुछ कहा था, पहले वो सुन लेते हैं। संकट के घड़ी में हम सब आपके साथ हैं और आप जो काम कर रहे हैं
करते रहिए और देश के हित में हम आपके साथ रहेंगे। पूरा सपोर्ट दिया हमने। खारगे जी ने कहा वो सही है कि ऐसी चीजें हैं जो डिस्कस नहीं करनी है, तो बस सबने सपोर्ट किया। इस संकट के घड़ी में हम सब आपके साथ हैं और आप जो काम कर रहे हैं करते रहिए। तो देखिए, एक तरफ तो इस तरह के बयान आते हैं जहां पर कांग्रेस के नेता कहते हैं, खुद राहुल गांधी कह रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि देश के साथ खड़े हैं, लेकिन दूसरी तरफ इस तरह के बयान भी सामने आ रहे हैं। जेपी पांडे जी, क्या ये दोहरा चरित्र नहीं है और क्या इस तरह से देश के साथ खड़े होते हैं? दूसरी बात, जो डेलीगेशन बाहर गया है, आपके ही नेता लोग वहां पर मजबूती से अपनी बात रख रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ कर रहे हैं, उसको लेकर भी कांग्रेस को दिक्कत हो रही है और खुद अब आपके नेता लोग जो है वो सोशल मीडिया पर आकर जो अपना दर्द है वो बयां कर रहे हैं। तो ये किस तरह साथ खड़े हैं आप लोग? देखिए, इसमें कोई अंतर विरोध है ही नहीं है दीप्ति जी, क्योंकि इसके पहले भी जब 62 का युद्ध हुआ तो उसके कारण का मतलब विमर्श तो सदन में हुआ ही, उससे कोई अंतर विरोध नहीं हो गया। नेहरू जी पे क्या क्या आरोप नहीं लगे, तो कोई भारत विरोधी बात नहीं कर रहे थे। और जो आप कह रहे हैं डेलीगेशन गया है, डेलीगेशन दुनिया भर को बता रहा है। सीडीएस साहब भारत में नहीं बल्कि सिंगापुर में जाके विदेशी न्यूज एजेंसी को बता रहे हैं कि हाँ हमें क्षति हुई, हमने सीखा, ठीक है, बिना क्षति के तो कोई युद्ध ही नहीं दुनिया में लड़ा गया है। तो अलग अलग जगह भारत सरकार के, चाहे सीडीएस साहब हों या इस समय जो प्रतिनिधि भले कांग्रेसी हों, लेकिन वो भारत के अधिकृत प्रतिनिधि हैं, दुनिया भर को बता रहे हैं। अगर उन सवालों को ये क्लियर कर लेगी, संसद का स्पेशल सत्र बुलाने की बात की जा रही है, तो उसमें राष्ट्रद्रोह कहां से आ जाए? जब तक सेना लड़ी, हमें लगता है कोई भी, यहां तक कि ओवैसी जो इनसे सबसे ज्यादा टारगेटेड थे, वो आदमी भी सिद्ध किया। तो न कोई कौम बची है, न कोई नेता है भारत में ऐसा कोई मतलब कहिए राजनीतिक नेतृत्व तो हो ही नहीं सकता जो सेना पे गर्व न करे। सेना को तो बीजेपी जबरदस्ती ढाल बनाती है। ऑपरेशन सिंदूर का नाम लेके किस तरह से एक प्रोपेगेंडा चला रहे थे, खैर अब उससे मुक्ति मिली कि सिंदूर बांटेंगे हम, तो ये काम तो भाजपा कर सकती है। और वास्तविकता ये थी कि मुझे लग रहा था कि ये गंभीर संकट था और भारत का जो सदैव से शत्रु रहा है, पूरी भारत की तारीख देख लीजिए, और एक तरह से बड़ा शुभ भी रहता है। जब भी अमेरिका हमें परेशान करता है तो हमारे किसान, हमारे वैज्ञानिक, हमारे देश के नागरिक उसको चुनौती के बतौर लिए हैं। मैं 3-4 उदाहरण 1 मिनट में बता देता हूं। जब इन्होंने देखिए हमें PL 480 से रोका, लाल बहादुर शास्त्री हरित क्रांति का नारा दिए, आज अमेरिका से ज्यादा गेहूं पैदा करते हैं। हमारा सुपर कंप्यूटर अमेरिका ने रोका, हमारे वैज्ञानिकों ने प्रतिबंध को चुनौती के रूप में लिया, उनसे सस्ता सुपर कंप्यूटर बनाते हैं, उनकी पूरी सिलिकॉन वैली हमारे कब्जे में, क्रायोजेनिक इंजन हमारा रोके, हमारे पास आज कहिए कि उनसे सस्ती सैटेलाइट हम डिजाइन करते हैं, लॉन्च करते हैं, ट्रांसपोर्टर बेचते हैं। कावेरी इंजन पे बाधा डालें, अगर अमेरिका को शत्रु चिन्हित कर दें, मोदी कांग्रेस साथ है, निश्चित रूप से भारत फिर से सशक्त हो जाएगा। जब से ये नमस्ते ट्रंप करके उनके पीछे खड़े हो गए थे, हमारी संप्रभुता को खतरा था और उनका असली चरित्र सामने आ गया। तो इस समय तो विपक्ष के लेके साझी लड़ाई लड़ने की लड़ाई जरूरत है। जबरदस्ती का राहुल जी चिल्ला रहे, राहुल जी कब सेना के साथ नहीं? जेपी पांडे जी अमेरिका को शत्रु साबित करवाने शत्रुता कर रहा है अमेरिका। आप पहले बात सुने ना, क्या सेना पर आप सवाल खड़े करेंगे? सेना पे कभी नहीं, कभी नहीं। बता दीजिए एक बयान बता दीजिए, एक बयान जिसमें सेना का नाम लिया। अमेरिका को शत्रु साबित नरेंद्र का मतलब देखिए, सुधांशु जी जो पीसी है, नरेंद्र मृगेंद्र भारत माता, फिर वो सेना है मोदी जी। आप अपर्णा जी को जवाब देने दे, चले। हाँ बोले अपर्णा जी। मुझे एक बात बताइए, देश की जनता ने हमें मौका दिया, सरकार चलाई, और हमारे पास जब हमारे देश पर जब आतंकी हमले हुए तो हमने एयर स्ट्राइक किए, ऑपरेशन सिंदूर जैसा चलाया और एक दुनिया को मैसेज दिया। आपकी जब सरकार थी तो 26/11 हमला देखा हमने, दिल्ली ब्लास्ट देखा हमने, जयपुर ब्लास्ट देखा। उड़न खटोलवा से कौन ले गया था मैडम, वो भी बता दीजिए। अटल जी प्रधानमंत्री थे, हेलीकॉप्टर से सैर करा के कंधार ले गई थी सर, बात पूरी और इंदिरा जी ने तो चीर दिया था। ये सब इतिहास पूरा बताया करिए। वो भी बता दीजिए, कंधार विमान सैर कौन कराया था? कूटनीति थी, और कूटनीति आपको समझ में? अच्छा, वो कूटनीति होती है आतंकवादियों को सैर कराना। बहुत बहुत धन्यवाद आपके अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के ज्ञान से। भारत का रक्षा विशेषज्ञ और विश्व का भाजपा भी धन्य हो गई। नहीं थी ना, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। मैं बोले अपर्णा जी, बोले। जेपी पांडे जी उन्हें पहले बोल लेने दें। अपर्णा जी आप बोल लें। देखिए, अगर हमें जनता ने मौका दिया तो हम जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करते आ रहे हैं।
क्रिटिसाइज आप प्रधानमंत्री को किसी भी रूप में के आप तो गालियां देने का भी काम करते हैं। आजकल मैं देख पा रही हूँ कि राहुल गांधी जी की भाषा शैली को इतना स्तर गिरता चला जा रहा है, उनकी भाषा शैली का। माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए, अरे हम तो किसी बड़े के बुजुर्ग के अगर हम दर्शन भी कर ले तो हम उनकी इज्जत करते हैं, भाषा शैली में परिवर्तन लाके बात करते हैं। आप तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। आप तो गरिमा का भी आपको भान नहीं है कि वो प्रधानमंत्री इस देश के आएगा जाएगा। आपने जो बिहार में रैलियां कर रहे हैं, आदिवासियों के बीच में रैलियां कर रहे हैं, आप गालियां देने का काम करते हो, कोसने का काम करते हो, फिर विदेश की धरती पर जाके कोसने का काम करते हो। आखिरकार आप अपने आप को राजा समझते हो क्या इस देश का, या आपने अपना पूरा अधिकार समझ रखा है कि मेरा जो मन करेगा मैं बोलूंगा और जैसे मन करेगा वैसे बात करूंगा। इतनी तो आप एलओपी होने के नाते इतना तो आप कम से कम शर्म करो कि किसी प्रधानमंत्री को जो आपसे इतना बड़ा। नेहरू इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थोड़ी थी मैडम, वो तो आशीर्वचन देते हैं मोदी जी संसद में, जर्सी गाय। अरे जेपी जी बात पूरी कर लें, पंडित जी बात पूरी कर लें अपनी। मीटिंग में क्या हुआ है कांग्रेस की में? राहुल गांधी लंगड़ा घोड़ा नहीं है और क्या क्या अपने ही नेताओं को, अपने पार्टी के नेताओं तक की इज्जत नहीं करते हैं वो। तो आपको ये देखने की बात है, आप यहाँ बैठकर माननीय प्रवक्ता महोदय बड़ा डिफेंड कर रहे हैं राहुल गांधी जी को। मैं मानती हूँ कि आप अंदर से कभी नहीं समझेंगे इस बात को, या आप कभी नहीं आप इस बात को आप सपोर्ट करेंगे कि वो अपने नेताओं तक पर ऐसे बात करते हैं। लंगड़े घोड़े पर कभी दाव नहीं लगाना चाहिए, पीछे छोड़ देना चाहिए, रेस के घोड़ों पर आगे दाव लगाना चाहिए। तो आप पार्टी के लोगों को घोड़ा समझते हैं क्या? अरे जिसके बल पे ब्रह्मोस बना है डीआरडीओ या चल जिसने बनाया था, वो भी भारत का राष्ट्र निर्माता था, उसको कितने सुंदर शब्दों से नवाजते हैं मोदी जी भाजपाई, वो भी बता दीजिए। भाषा का मतलब आप सही में मोदी जी से बड़ी नाराज है। जो भाषिक दरिद्रता आपका संस्कार है, आप उसकी बात कर रहे हैं, जाहिर है हमको 10 अवसर मिलेगा। भाषा शैली का दीप्ति जी भाजपा बताएगी भाषा शैली। चलिए हमारे साथ अजय चतुर्वेदी जी हैं। अजय जी देखिए, जिस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं सेना को लेकर, और अभी हाल ही में हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर में किस तरह हमारी भारतीय सेना ने जो है अपने दमखम के साथ दुनिया को दिखाया कि कितनी मजबूत है, और जाहिर तौर पर पूरे देश को अपनी सेना पर फक्र भी है। लेकिन जब इस तरह के सियासी बयान सामने आते हैं, क्या आपको लगता है कि सेना को लेकर, सेना की कार्रवाई को लेकर इस तरह के बयान सामने आने चाहिए? देखिए, पहली चीज़ तो देश सबसे आगे है, और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, ये जो टाइमिंग है इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट की, वो थोड़ी सी जिसको कहा जाए कि सही नहीं है। आज और कल 2 दिन इंडियन डेलीगेशन जो है वॉशिंगटन डीसी में है, और आज जो ये डेलीगेशन जो है उसको लीड करें डॉक्टर शशि थरूर। और जब वो बात करेंगे, अगर इस तरह के होस्टाइल स्टेटमेंट, जो डिप्लोमेसी में बहुत सी चीज़ें की जाती हैं कहीं नहीं जाती हैं, तो मेरा ख्याल में जो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है, मैं 2 चीज़ें अलग अलग आपको बता देना चाहता हूँ। पहली चीज़, जहाँ तक फ़ौज का सवाल है, इन चीज़ों से उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, हम लोगों को उनकी इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि उनके पास कोई फोरम नहीं है जिसमें जाके वो अपनी आवाज़ उठा सके। तो वो कभी नहीं, वो जो भी गवर्नमेंट ऑफ द डे होगी, वो उसके लिए, क्योंकि वो देश के प्रति समर्पित होती है फौज, तो इसलिए उनसे आप उम्मीद कोई दूसरी नहीं करेंगे। और उन्होंने अपना काम ड्यू एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस से किया। दूसरी चीज़, जहाँ तक कूटनीति का सवाल है, जितनी मुझे थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग है, वो सिर्फ ये है कि बहुत सी चीज़ें बोली नहीं जाती, की जाती हैं। अगर आप प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट सुने, विक्रम मिश्री का स्टेटमेंट सुने, जयशंकर का स्टेटमेंट सुने, सबने एक ही चीज़ बोली कि ना तो ये मध्यस्थता से होगा। मध्यस्थता से पहले हुए, 65 में रशिया ने मध्यस्थता की थी, कच्छ की लड़ाई में इंग्लैंड ने मध्यस्थता की थी। ये जो चीज़ें हैं, ये मध्यस्थता, ये हर जियोपॉलिटिक्स का एक अलग आयाम होता है, उसको हमें आज के परिप्रेक्ष्य में लाने की आवश्यकता नहीं है। आज जब ये कह दिया गया कि सिर्फ डीजीएमओस के बीच में बात होगी, तो ये कहना कोई ज़रूरी नहीं कि हम जो है उनके स्टेटमेंट को खारिज करते। खारिज तो कर दिया हम लोगों ने, तो नहीं उनको सुना, हमने तो वो किया जो कि डीजीएमओस के बीच में बात हुई, और उसका परिप्रेक्ष्य मैंने आपको बताया है कि क्यों हुआ। क्योंकि हमारे ऑब्जेक्टिव अगर पूरे हो गए तो क्यों लड़ाई करने की क्या जरूरत है? बिल्कुल। क्यों लोगों की जाने को सासत में डालने की जरूरत है? क्यों हम अब चाहें कि पुंछ में और थोड़ा सा उनका, क्योंकि गोलाबारी आप रोक नहीं सकते हो। आपका बिल्कुल जो है
आर्मी लगी खड़ी है। आप कहना कि हम पीओके पे कब्जा कर लेते हैं, मेरे ख्याल में जिसको भी थोड़ी बहुत मिलिट्री स्ट्रेटेजी की अंडरस्टैंडिंग होगी, स्टालिनग्राड का मैं याद दिलाना चाहता हूँ, रशियन आर्मी बहुत मजबूत थी उस वक्त, और जो जर्मन आर्मी थी उनका जो आर्मी ग्रुप साउथ था वो पहुंचा स्टालिनग्राड में, फंस गया। पूरी 1 मिलियन जर्मन्स को सरेंडर करना पड़ा था फील्ड मार्शल पोलस के साथ। तो ये लड़ाइयां होती हैं जिसको कहा जाए शहर की लड़ाइयां, वो बहुत आसान नहीं होती। और अजय जी देखिए, सवाल तो यही उठता है ना कि जब डीजीएमओस के बीच बात हो रही है, बातें जो है वो देश के सामने रखी जा रही, बावजूद इसके आप देश के अंदर ही इस तरह के सवाल खड़े कर रहे, इस तरह के बयान दे रहे, वो भी तब जब देश से तमाम जो डेलीगेशन है वो दूसरे देशों में गए हुए वहां पर भारत की बात को मजबूती से रख रहे हैं, तो क्या उस पर असर नहीं आएगा? देश की छवि से खराब नहीं होगी? सियासत अपनी जगह है, लेकिन इस तरह की बयानबाजी करना, और वो भी ऐसे समय में जब देश को एकजुट होकर रहने की जरूरत है, तो क्या इसके जो मायने हैं वो अलग नहीं निकलते? अजय चतुर्वेदी जी, जेपी पांडे जी, अपर्णा दीक्षित जी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो राहुल गांधी के बयान को लेकर जो संग्राम है वो शुरू हो गया है, और ऐसे समय में जब देश को एक साथ खड़े होने की जरूरत है, तो जाहिर तौर पर राहुल गांधी के ऐसे बयान को लेकर सवाल तो खड़े होंगे। चर्चा में मेरे साथ फिलहाल